Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 5 Biology FSC part 1 and the topic from chapter 11 that is respiratory chain. आज के लेक्चर में बच्चे हम सेलुलर रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपके चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी चेन क्या होती है। रिस्पायरेटरी चेन बच्चे ऐसी चेन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक मूव करते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है। इसको हम रिस्पायरेटरी चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन करते हैं, जिसकी वजह से इस चेन को रिस्पायरेटरी चेन कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं और एटीपी कैसे जनरेट होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो आपने बच्चे देखा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपने देखा था कि FADH2 भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये रिड्यूसिंग पावर होती हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए कि जो क्रेब साइकिल के अंदर NADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो किससे प्रोड्यूस होता है कि उनके अंदर एक कोएंजाइम होता है NAD+, उससे जो है वो NADH2 जो है वो बनता है जब उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अब देखिए कि जो हमारे पास NADH2 जो होता है ये बच्चे टूटता है, और टूटने के नतीजे में इसके अंदर से हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक चेन की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ। उसके नतीजे में क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस होती है, और एटीपी के साथ क्या होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे ये जो सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना किस स्टेप से हो रहा होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन से हो रहा होता है। मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होता है और इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस भी होता है, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ मूव करते हैं, और इसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है और एटीपी जनरेट होती है। तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी चेन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम सब्सटेंस की बात करें या कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें कि रिस्पायरेटरी चेन के अंदर वो कौन से कैरियर्स होती हैं या वो कौन से मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि इनके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एटीपी को जनरेट करने के लिए। बेसिकली बच्चे ये हमारे पास रिस्पायरेटरी चेन उसी तरह की है जो कि आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस की थी, तो आपने देखा था कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट से प्लास्टोसाइलिन था, ठीक है, साइटोक्रोम वगैरह थे, उसके अंदर कुछ कोएंजाइम से वो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास जो रिस्पायरेटरी चेन होती है इसके भी हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से प्रोसीड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है वो है कोएंजाइम Q। ठीक है, और कोएंजाइम जो है वो आपको पता है हेल्पर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं ताकि एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। सेकेंड, इसके अंदर साइटोक्रोम इंजाइम्स होते हैं, और साइटोक्रोम भी क्या होते हैं, ये हमारे पास कलरफुल इंजाइम्स होते हैं जिनकी डिफरेंट टाइप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक इसमें होता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है, ये चार साइटोक्रोम की टाइप जो होती हैं ये एज अ कैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं रिस्पायरेटरी चेन में। थर्ड बच्चे जो इसके अंदर चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन सी होती है, जो कि हम रिस्पायरेशन के दौरान अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें कि साइटोक्रोम कहते किसे हैं, तो अगर हम इसका जो है वो इसके वर्ड्स को देखते हैं तो हमें दो वर्ड्स के मिलते हैं, साइटो और क्रोम। साइटो मीन सेल एंड क्रोम मीन कलर। मतलब सेल के अंदर जो है वो कलरफुल जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं या कलरफुल सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम बोलते हैं। इसके अलावा इनको बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स।
अब ये जो बच्चे हमारे पास साइटोक्रोम होता है, इनके अंदर जो है वो हीम ग्रुप होता है, और हीम ग्रुप जो होता है वो साइटोक्रोम के साथ जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह जो है वो अटैच होता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप आप लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किया था एंजाइम के अंदर। ये कौन सा ग्रुप होता है जी बेटा जी? जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होता है। तो यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है कि हीम ग्रुप जो है वो रिलेट करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हीम ग्रुप होता है वो साइटोक्रोम के साथ जो है वो कोवलेंटली अटैच होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसकी वजह से जो आयरन एटम इस हीम ग्रुप के अंदर मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से उसकी जो वैलेंसी जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिस्पायरेटरी चेन के अंदर मूव करते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो आयरन एटम हीम ग्रुप के अंदर मौजूद होता है उसकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती है। अब ये जो हमारे पास हीम है ये आयरन कंटेनिंग आपको पता है पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर भी मौजूद होता है। तो इसका बेसिकली वही काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इसके अंदर क्या होती है, आयरन मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका मैकेनिज्म या इसका पाथवे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम साइकिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आपने देखा था कि क्रैब साइकिल के अंदर NADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा FADH2 प्रोड्यूस होता है। अगर हम एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें तो NADH के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू FADH की मदद से, ठीक है। उसके कंपैरेटिवली हम बात करें तो NADH के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो NADH होता है ये बच्चे टूटता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, और जिसमें से हाइड्रोजन आयंस मूव होते हैं या इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि NADH जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, और इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा होता है, कोएंजाइम Q। ये वही कंपोनेंट्स है जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, इनको हम कैरियर का नेम देते हैं कि इसमें से जो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, कोएंजाइम Q की तरफ जाते हैं। अब देखिए कि इसमें से रिमूवल हुई है इलेक्ट्रॉन्स की और इसके अंदर एडिशन हुई है, ठीक है। तो जिसमें से रिमूवल हो रही होगी तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और जिसके अंदर एडिशन हो रही होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब जो कोएंजाइम Q है ये रिड्यूस हो रहा है और NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है ATP बनाने के लिए। मतलब जब NADH टूटता है तो उसके नतीजे में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करती है, ATP को P के साथ जो है वो बाइंड कर देती है, जिसके नतीजे में ATP के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। पहला मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएंजाइम Q के पास आ चुके हैं। अब कोएंजाइम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, इसमें से रिमूव होंगे, और रिमूव होके किसके पास जाएंगे, अगले कैरियर के पास, जो कि हमारे पास क्या होगा, साइटोक्रोम B होगा, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम B जो है उस कोएंजाइम Q है, इनके दरमियान में बच्चे एनर्जी का बहुत कम डिफरेंस होता है। इसकी वजह से इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये ATP को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये बस ऑक्सीडाइज होगा, और किसकी वजह से ऑक्सीडाइज होगा, साइटोक्रोम C की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो साइटोक्रोम B है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसमें से रिमूव होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा, और जो साइटोक्रोम C जिसने इसको रिसीव किया है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। अब ये जो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C इनका एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब इतनी एनर्जी होती है कि वो ATP का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखिए कि एक आपने ATP मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस किया और दूसरा हमारे पास ATP यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास ATP के हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कि जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है कि जो साइटोक्रोम C है, ठीक है, ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस के किसको करेगा, ये आगे दो एंजाइम्स होंगे साइटोक्रोम A एंड A3। अब ये देखिए कि हमारे पास इसको हम साइटोक्रोम A के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके नाम एक ही हैं,
ठीक है, ए से हैं तो इस वजह से हम इसको कहते हैं साइटोक्रोम ए, वरना ये दो होते हैं, एक हमारे पास ए होता है और एक ए3 होता है। अब साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये साइटोक्रोम ए और ए3 को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ये खुद क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज, मतलब ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, और जो साइटोक्रोम ए और ए3 है ये रिड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, साइटोक्रोम सी की मदद से। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास साइटोक्रोम ए है, अब यहाँ साइटोक्रोम ए का मतलब ये दोनों ही है, ए बी और ए3 भी। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज आपने नहीं होना। साइटोक्रोम ए इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन एटम। अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन, ऑक्सीजन एटम, जो कि आपने ड्यूरिंग रिस्पायरेशन अपने अंदर लेके गए हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो इसकी मदद से, साइटोक्रोम ए की मदद से क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी और साइटोक्रोम ए खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम की तरफ। क्लियर। उसके बाद देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जब NaDH2 था तो उसके नतीजे में जो हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, वो भी निकला था, हाइड्रोजन आयंस निकले थे। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं ये बॉटम पे जाके कहाँ चले जाते हैं, रिस्पायरेटरी चेन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है, तो ये अकेला नहीं रह सकता, इस वजह से इसको पॉजिटिव सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है कि इसके पास वो पावर होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कि जो कि ऊपर से आ रहे हैं, मतलब साइटोक्रोम ने ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो अब इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेरी स्टार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि ये रिस्पायरेटरी चेन से हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे, एटीपी भी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, अब देखिए कि 2 एटीपी हमारे पास पीछे बन गए थे, एक वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो तब भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो इतनी एनर्जी बेटा जी होती है कि उससे थर्ड एटीपी जो है वो भी जनरेट किया जा सकता है। अब देखिए कि पूरी रिस्पायरेटरी चेन के अंदर जब NaDH2 का मॉलिक्यूल टूटा तो उसके नतीजे में हमारे पास कितने एटीपी बन रहे हैं, 3 एटीपी बन रहे हैं, और एक हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। उसके बाद बच्चे ये आपने देखनी है, ये आपके पास रिस्पायरेटरी चेन जो है वो आपको दिखाएगी है, आपने इसको गौर से समझना है। अब मैंने आपको कहा था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 2 तरह की रिड्यूसिंग पावर आ रही हैं, एक हमारे पास है NaDH, ठीक है, और एक हमारे पास है FeDH2। ठीक है, ये भी हमारे पास NaDH2 भी है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसके साथ हम क्या लिखते हैं, प्लस H लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, NaDH2। ठीक है, अब देखिए कि ये इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा था, इस वजह से मैंने इसको हाई लेवल पे लिख लिया है। ठीक है, अगर और जो हमारे पास FeDH2 है, ठीक है, इसकी एनर्जी NaDH की निस्बत जो है वो कम होती है, इस वजह से इसको हमने नीचे लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए कि दोनों के प्रोसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है तो ये यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा हाई एनर्जी लेवल से, और इसका काम होता है तो ये अपना यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो NaDH के टूटने की वजह से हमारे पास 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसका इस लेवल का जो इसके अंदर मिस होता है वहाँ भी एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, और जो FeDH होता है ये डायरेक्ट कोएंजाइम Q से स्टार्ट होता है, इस वजह से इनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी एंड 1 FeDH2 इज इक्वल टू 2 एटीपी। क्लियर। अब यहाँ आप देखिए कि सबसे पहला हमारे पास काम क्या हुआ कि ये जो लेवल है इसके अंदर एरो के अंदर आपको शो किया गया है कि ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल है और ये हमारे पास क्या है, लो एनर्जी लेवल है। अब देखिए कि ये हमारे पास एक रिस्पायरेटरी चेन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हाई लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिसको हमने क्या नेम दिया था, रिस्पायरेटरी चेन का। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो ग्रीन कलर में इसमें दिख रहे हैं ये सारे वही कैरियर है जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि NaDH2 है वो मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल टूटने की वजह से ये चेंज हो जाएगा NAD+ के अंदर, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, NADH2 है। ठीक है, इसको अपने साथ प्लस H+ लिख लेंगे तो वो आपका ठीक होगा। ठीक है, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे और 2 ही हमारे पास क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब क्या होगा कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो ये खुद क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास चले जाएंगे, कोएंजाइम क्यू के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब ये कोएंजाइम क्यू के पास जाएंगे तो ये तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज है और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर सिंपली मैं आपको याद करने के लिए आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, वो जो पीछे वाला होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो अगले वाला होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि NADH का और कोएंजाइम क्यू का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका देखिए डिफरेंस कितना है। अब देखिए कि NADH कहाँ है और कोएंजाइम कहाँ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से इतनी एनर्जी होगी कि ATP का मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट के साथ मिलके ATP जनरेट कर सकता है। तो एक ATP हमारे पास आ चुका। ठीक है, उसके बाद देखिए कोएंजाइम क्यू के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब ये क्या होगा है कि ये रिड्यूस हुआ था, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको देना है, साइटोक्रोम बी को देना है। तो साइटोक्रोम बी क्या होगा, रिड्यूस होगा, और कोएंजाइम क्यू क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है। ठीक है, अब देखिए कि इनका एनर्जी लेवल बहुत, मतलब ये कह सकते हैं सेम है, कम है, या कोएंजाइम क्यू जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और साइटोक्रोम बी थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इनके अंदर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती कि उससे ATP बनाई जा सके। ठीक है, उसके बाद साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम सी को दे देगा। तो इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो इस वजह से इतनी एनर्जी होती है कि ATP को ATP में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक ATP यहाँ पर रिड्यूस हुआ और एक ATP यहाँ पर रिड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि साइटोक्रोम सी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम के ए क्या होगा, ये रिड्यूस होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बच्चे क्या होगा, साइटोक्रोम ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, A3 को दे देगा, और A3 के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो आपको पता है कि देखिए यहाँ से एनर्जी लेवल स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एनर्जी लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि साइटोक्रोम A3 के पास आएगा तो ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के दौरान आई थी तो वो कहाँ होगी, यहाँ मौजूद होगी, तो वो ऑक्सीजन को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ मौजूद होगी, जो साइटोक्रोम A3 के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसको खींचेगा। अब इनके दरमियान भी क्या होता है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इतनी एनर्जी होती है कि ATP से क्या बनाई जा सकती है, ATP बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, एक यहाँ ATP, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। ठीक है, अब देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेती है ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो भी निकलते हैं। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, वो बॉटम पे आ जाते हैं, और बॉटम पे आके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये थी बच्चे हमारे पास रिस्पायरेटरी चेंज, इनके अंदर क्या हुआ था, NADH2 जो है वो टूटा था। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम FADH2 की बात करते हैं तो यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वही बात जो कि हमने पीछे NADH के अंदर डिस्कस की है कि FADH2 को तोड़ा जाएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन के आंसर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएंजाइम क्यू के पास जाएगा, इसी तरह वो जो है ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होंगे, 2 ATP होंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रोसेस ये स्टार्ट हो रहा था और ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो NADH2 है, ठीक है, वो 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाता है, और जो FADH2 होता है वो 2 मॉलिक्यूल ATP के बनाता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन हमारे पास क्या होती है, आपको पता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट हम करते हैं ATP के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए कि आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन भी आपने डिस्कस की थी, वो हमारे पास क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में होती है, और ये हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है इसके अंदर भी ATP की सिंथेसिस होती है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है ATP के अंदर, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है वो लाइट की मौजूदगी में होती है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है उसके अंदर जो ATP बनती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एंड फॉस्फोरिलेशन मीन ATP की सिंथेसिस। क्लियर। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है,
बेसिकली ये वही चीज़ है जो कि हमने रिस्पायरेटरी चेन के अंदर डिस्कस की है। अब इसको हम अलहदा से डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी चेन के अंदर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो कि जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, उसके ऊपर रिस्पायरेटरी चेन होती है। ये प्रोसेस वहाँ हो रहा होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर कैरियर, जिसके नतीजे में एटीपी के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बच्चे अगर हम इनकी डिटेल के हवाले से बात करें कि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होती है ये प्रोसेस होता है रिस्पायरेटरी चेन के अंदर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एटीपी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। एटीपी कैसे बनती है, उसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं रिस्पायरेटरी चेन के अंदर। इस इक्वेशन को अगर हम समराइज करें पूरी को, ठीक है, जो कि हमने रिस्पायरेटरी चेन के अंदर डिस्कस की है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास NADH2 होता है, ठीक है। उसके साथ 3 ADP के हमारे पास मॉलिक्यूल थे जो कि ATP में कन्वर्ट हुए थे। ऐसे ही था कि हमने 3 ATP बनाए थे और इसी तरह हमें ऑर्गेनिक जो हमारे पास फॉस्फेट है वो भी हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए और इसके साथ जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। ये सारे आपस में रिएक्ट करती हैं जिसके नतीजे में हमारे पास NAD+ आएगा और वाटर आएगा और 3 ATP आएगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिस्पायरेटरी चेन के अंदर जब NADH2 टूटता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर, तो आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है, तो आपने क्या बताना है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आता है, 3 ATP आते हैं और साथ कोएंजाइम आता है जिसको हम NAD+ कहते हैं। अब देखिए कि बच्चे ये जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है इसके अंदर इसको हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस का हमने स्टेप जो है वो डिस्कस किया था। ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी जो है वो बनती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीमियोस्मोसिस। कीमियो फॉर केमिकल एंड ओस्मोसिस मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। आप देखिए कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसको हमने रिस्पायरेटरी चेन का नेम भी दिया है, ठीक है, ये किसके साथ कपल करती है, विद सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ही क्या है, एटीपी को जनरेट करना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन के, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और मूव करने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर से एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखिए कि बच्चे आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ऐसे ही है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और इनर मेम्ब्रेन भी होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो डिफरेंस होता है या स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और जो क्रिस्टी के अंदर वाली स्पेस होती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होती है, एटीपी जनरेट होती है। लेकिन बच्चे अगर हम रिस्पायरेटरी चेन की बात करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिस्पायरेटरी चेन के साथ, तो दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि उनके जो कपलिंग फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब उसके अंदर आपने देखा था कि और फैक्टर्स काम कर रहे थे, प्लास्टोसायनिन था, ठीक है, साइटोक्रोम थे और प्लास्टो हमारे पास जो है वो कॉपर कंटेनिंग भी कुछ थे, कुछ हमारे पास आयरन कंटेनिंग भी थे, वो आपने डिस्कस किए। और यहाँ आपने देखा कि साइटोक्रोम आपने डिस्कस किया है। इसके अलावा आपने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को देखा है, कोएंजाइम क्यू है। तो इनके जो कपलिंग फैक्टर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। ये डिफरेंस भी आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इस डायग्राम को देखें, ये पूरी हमारे पास जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है, वो बताई गई है, एक ही फ्लो चार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है। इसको हम जो है बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये हमारे पास हुआ यहाँ क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो चेंज हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये वही साइकिल है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पूरी डायग्राम के अंदर आपको पूरा दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, वो फोस्फोकाइनेज एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये किस में चेंज हुआ है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर। क्यों हुआ था, क्योंकि इसके अंदर एडिशन हुई थी एटीपी की, ठीक है। फॉस्फेट ने अपना फॉस्फेट ग्रुप दिया था, एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया था। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था कि ग्लाइकोलाइसिस की मदद से हमारे पास पायरुवेट बना था,
ठीक है। अब ये पारूवेट है, ये डायरेक्टली जो है वो क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इसकी क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब इसमें से एक कार्बोनिक साइड को आपने बाहर निकाल दिया था और आपके पास क्या बन गई थी, ये वो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया था। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड कर सकता था, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वहाँ प्रोसेस होता है। और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से क्या करते हैं, कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं। और कीमियोस्मोसिस हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, एटीपी को जनरेट करना। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास ओवरव्यू था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर पारुविक एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है, देन क्रेब्स साइकिल होता है, और लास्ट पे हमारे पास क्या होती है, रिस्पायरेटरी चेन होती है। क्लियर।